नमस्कार दोस्तों, बहुत दिन हो गए हैं और वीएफटी के बाद आज मैं आपको बताने जा रहा हूं वीबीटी के बाद सीएफटी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। सीएफटी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी एक साइंटिस्ट हुए हैं, अगर हम इसे हिंदी में कहेंगे तो क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। एक साइंटिस्ट हुए हैं जिनका नाम था बेथ, BATHE। 1929 में उन्होंने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इस सिद्धांत की विशेष बात यह है कि जो सह संयोजक यौगिक या जटिल यौगिक या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनते हैं, उनमें जो लिगेंड और सेंट्रल मेटल एटम है, उनके बीच में जो बंध है वो ये कहते हैं पूर्ण रूप से आयनिक होता है। माने धातु और लिगेंड के बीच बना हुआ बंध, केंद्रीय धातु परमाणु और लिगेंड के बीच बना हुआ बंध पूर्ण रूप से आयनिक होता है, जबकि वीबीटी इसे उप सहसंयोजक बंध कहती थी। तो उसका कारण यह था कि वो मानते हैं कि जो लिगेंड है वो भी एक पॉइंट चार्ज है और मेटल है वो भी एक पॉइंट चार्ज है। तो दो पॉइंट चार्ज अगर हो गए हैं तो ये साधारणतः नेगेटिवली चार्ज रहता है और ये पॉजिटिवली चार्ज रहता है। तो इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिन्हें हम स्थिर वैद्युत बल कहते हैं। और ये बल आयनों के बीच में लगते हैं, इसलिए इस थ्योरी में कहा जाता है कि लिगेंड और मेटल के बीच में जो बंध है वह आयनिक होता है। अब इसे सिद्ध करने के लिए उन्होंने मुख्य रूप से डी ऑर्बिटलों की बात की। डी ऑर्बिटल आपको जानकारी में हो, डी ऑर्बिटल में 5 ऑर्बिटल होते हैं डी में, और 5 ऑर्बिटल हमारे अपभ्रंश ऑर्बिटल कहलाते हैं। अब आपको अपभ्रंश ऑर्बिटल मतलब डीजेनरेट ऑर्बिटल। अब ये डीजेनरेट ऑर्बिटल क्या है और ये अपभ्रंश क्या है? डीजेनरेट मतलब समान उत्पत्ति वाले, समान ऊर्जा वाले। अपभ्रंश माने एक समान, ऐसे ऑर्बिटल जिनकी ऊर्जाएं समान हैं अपभ्रंश ऑर्बिटल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अपभ्रंश। अब ये जो डीजेनरेट ऑर्बिटल या अपभ्रंश ऑर्बिटल कहलाते हैं, ये हमारे 5 ऑर्बिटल थे। और सीएफटी कहती है कि जब ये जो केंद्रीय धातु परमाणु है, इसके बाह्य कोश के डी ऑर्बिटल लिगेंड की उपस्थिति में इनकी अपभ्रंशता माने समान ऊर्जा अपना क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है और ये 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। 3 ऑर्बिटल एक तरफ और 2 ऑर्बिटल एक तरफ। ये जो 3 ऑर्बिटल हैं ये वे हैं जो अक्षों के मध्य में व्यवस्थित रहते हैं, dxy, dyz और dxz। ये 3 ऑर्बिटल। और जो 2 ऑर्बिटल हैं जो अक्षों पर निर्देशित हैं वे हैं हमारे dx² - y² और dz²। और यहां पर 3 है हमारे dxy, dxz, dyz। इन 3 ऑर्बिटल की ऊर्जा एक सी रहती है और इन 2 की एक सी रहती है। तो ये 5 डी ऑर्बिटल हमारे 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ लिगेंड। क्योंकि लिगेंड एक आयनिक उन्होंने माना है कि आयन है। लिगेंड देखा जाता है साधारणतः नेगेटिवली चार्ज होते हैं, तो वो कहते हैं कि जब एक आयन मेटल की तरफ आता है तो जो भी
ऑर्बिटल उनकी दिशा में पड़ते हैं, सेम दिशा में, तो वो अत्यधिक प्रतिकर्षित हो जाते हैं और उनकी ऊर्जा बढ़ जाती है, और जो उनके अक्ष की दिशा में नहीं होते हैं उनकी ऊर्जा कम हो जाती है। तो दो हिस्सों में डिवाइड होते हैं और मैंने आपको ये दो हिस्से बता दिए। और इनमें जो दो हिस्से हैं उनमें ये जो 3 ऑर्बिटल हैं और ये 2 ऑर्बिटल हैं, इनको उसने नाम दिए हैं। एक को वो नाम देता है T2G और एक को वो नाम देता है EG। क्या नाम देते हैं? T2G और EG। तो ये जो 2 ऑर्बिटल हैं हमारे, इनको उसने कहा EG और T2G इन्हें कहा गया। वास्तव में G सुपरस्क्रिप्ट है हमारी, ये केवल ऑक्टाहेड्रल में काम आएगी, लेकिन 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाते हैं हमारे T2G और EG। और इनकी ऊर्जाओं का जो अंतर है, द डिफरेंस बिटवीन देम ऑफ एनर्जी, ये कैलकुलेट किया जाता है DQ में, 10 DQ, या इसे हम कहेंगे DQ और डेल्टा, डेल्टा से भी प्रदर्शित करते हैं इसे में। तो 10 DQ करेंगे या डेल्टा कहेंगे, 1 डेल्टा कंप्लीट इसमें रहता है हमारा। तो ये जो हमारा इनकी ऊर्जाओं का अंतर है, ये 10 DQ में प्रदर्शित किया जाता है और 2 हिस्सों में ये विभाजित होते हैं। तो ये मैंने आपको बताई बात कि जब 2 हिस्सों में विभाजित हो जाते हैं तो जो CFT है, वह विशेष बात आपको जो ध्यान रखने की है, वह मेटल और लिगेंड के बीच के बंध को कैसा बंध मानती है? आयनिक बंध मानती है। तो CFT की हम कुछ विशेष बातें अगर बात करें तो पहले नंबर पे CFT में वही बात आती है कि कोई भी सहसंयोजक यौगिक एक सहसंयोजक परिसर से बना रहता है, उस परिसर के अंदर केंद्रीय धातु परमाणु होते हैं और लिगेंड होता है। ठीक है। दूसरा, जो लिगेंड होते हैं वे मुख्य रूप से ऋणावेशित वाले आयन होते हैं या उदासीन परमाणु होते हैं, जिन पर उदासीन परमाणु होने के बावजूद भी उन पर लोन पेयर पाए जाते हैं, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म पाई जाती हैं। तीसरी बात वो कहते हैं कि इन दोनों के बीच में, लिगेंड और मेटल के बीच में जो बंध बनता है वह कैसा होता है? वह बनने वाला बंध हमेशा कैसा रहता है? वह बनने वाला बंध रहता है हमारा आयनिक। इस प्रकार से तीसरी बात होती है। और चौथी बात आती है हमारी इस स्प्लिटिंग की, माने ये विपाटन, ये 5 ऑर्बिटलों का क्या हो जाना? 2 भागों में विभाजित हो जाना, ये हमारा कहलाता है क्रिस्टल क्षेत्र, स्प्लिटिंग, CFS, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन हम इसे कहते हैं। ये विपाटन 2 हिस्सों में हो जाता है, एक वे जिसे हम T2G कहते हैं, एक वह ग्रुप हम जिसे हम EG कहते हैं। T2G में हमारे 3 ऑर्बिटल हैं, DXY, DXZ, DYZ, और EG में हमारे 2 ऑर्बिटल हैं, DX2 - Y2 और DZ2। तो इस प्रकार से ये हमारी चौथी बात हो जाती है कि 2 हिस्सों में हमारा ये क्या हो जाता है? विभाजित हो जाता है। इसके बाद इस यौगिक को जो स्थायीकरण देता है, 5वीं बात, वो इनके बीच की ऊर्जा है, जिसे हम CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्थायीकरण ऊर्जा, CFSE, इसे हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी भी कहते हैं और क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी भी कहते हैं। इसी को हम क्रिस्टल फील्ड विपाटन ऊर्जा कहेंगे और इसी को हम क्रिस्टल फील्ड स्थायीकरण ऊर्जा कहेंगे, क्योंकि इसी ऊर्जा के द्वारा जो हमारा यौगिक होता है उसका स्थायीकरण किया जाता है। तो ये मैंने आपको CFT की मुख्य बातें बता दी। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम देखते हैं ये जो हमारा विपाटन है, ये 2 प्रकार के ऑर्बिटलों में अलग अलग दिखाई देता है। कौन कौन से 2 प्रकार के ऑर्बिटल रहते हैं?
ये हमारे यौगिक रहते हैं, एक तो रहते हैं हमारे ओक्टाहेड्रल अष्टफलकीय यौगिक। कौन से होते हैं? अष्टफलकीय। तो ये हमारा अष्टफलकीय यौगिकों में ओक्टाहेड्रल में विपाटन, क्रिस्टल क्षेत्र स्प्लिटिंग ओक्टाहेड्रल कंपाउंड में। तो ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड में किस प्रकार से विपाटन होता है देखिएगा। इसमें जो विपाटन होता है ये आपके 5 ऑर्बिटल, और ये 5 ऑर्बिटल हमारे डीजनरेट है, अपभ्रंश। 5 ऑर्बिटल, डी कक्षक, और फिर ये चले जाते हैं हमारे पांचों के पांचों ऑर्बिटल। यहां हम दिखा देते हैं अलग 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 हो गए, जैसे 1 2 3 4 5। ये हमारी एक्साइटेड उत्तेजित अवस्था, ये काल्पनिक अवस्था है। जब लिगेंड इसके नजदीक आता है तो ये काल्पनिक अवस्था है, उत्तेजित हुए, और फिर ये 2 हिस्सों में हमारे डिवाइड हो जाते हैं। एक हमारा Eg और एक T2G, और T2G में आते हैं हमारे 3 ऑर्बिटल, DXY, DXZ और DYZ। ये रहते हैं हमारे डीजनरेट, इनकी ऊर्जा समान होती है। और यहां 2 ऑर्बिटल चले जाते हैं, इन्हें कहते हैं Eg, ये T2G। यहां मान लीजिए आप इन ऊर्जा का अंतर ये होगा dx² - y², और ये dz²। तो यहां पे जो ये अंतर होता है 10dq, इसको पूरा एक अंतर माना जाता है। तो ऊपर वाला हिस्सा 0.6 डेल्टा O, और ये नीचे वाला 0.4 डेल्टा O, जैसे हम 6dq, जैसे 4dq से हम रिप्रेजेंट करेंगे, और माने या, ठीक है जी। तो ये हमारी इसकी CFSE या क्रिस्टल विपाटन ऊर्जा का विभेदन होता है। तो ये विभेदन जो होता है ऑक्टाहेड्रल यौगिकों का है, जिसमें Eg वाली जो हमारे 2 ऑर्बिटल हैं इनकी ऊर्जा अधिक होती है, और T2G वालों की ऊर्जा हमारी कम होती है। और जो चतुष्फलकीय हैं, चतुष्फलकीय यौगिकों में विपाटन, चतुष्फलकीय यौगिकों में अगर हम विपाटन देखते हैं तो बच्चों हमें इसका उल्टा होता है। चतुष्फलकीय यौगिक में मुख्य रूप से इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनते हैं, निम्नतम ऊर्जा वाले ऑर्बिटल बनते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम देखते हैं कि जो विपाटन होता है, ये विपाटन तो होता है, परंतु ऊर्जा ये जो होती है उल्टी हो जाती है। यहां पर T2G ऊपर चला जाता है और Eg नीचे आ जाता है। यहां 2 ऑर्बिटल रह जाते हैं, और यहां चले जाते हैं 3 ऑर्बिटल। चतुष्फलकियों में बिल्कुल रिवर्स हो जाता है, ये 0.6 ही रहेगा डेल्टा। अब यहां पे हम डेल्टा T कहेंगे, चतुष्फलकीय है, टेट्राहेड्रल, ये डेल्टा T, इसे 6dq और इसको 4dq। तो यहां पर Eg आ जाते हैं हमारे यहां पर T2G, यानी कि dx² - y², सॉरी dxy, dxz, dyz, और ये dx² - y² और ये dz²। इसमें उल्टा हो जाता है। ये कौन से यौगिकों की बात चल रही है? चतुष्फलकीय यौगिकों की, क्योंकि चतुष्फलकीय यौगिकों में प्रतिकर्षण बहुत कम रहता है, और उसमें जो हमारा विपाटन होता है वो उसका डिफरेंट होता है। तो ये हमारे CFT हो जाती है। अब CFT की सीमाएं क्या है, लिमिटेशंस क्या है? देखो, सबसे बड़ी लिमिटेशन ये है कि ये किस बात पर निर्भर कर रहा था कि मेटल और लिगेंड के बीच आयनिक बंध है। लेकिन सीमाएं क्या है कि वह यह भी पूर्ण रूप से इस बात को स्पष्ट करने में विफल रहा कि वह पूर्ण आयनिक बंध है या नहीं, पहली बात। दूसरी बात कि देखा जाता है कि किसी लिगेंड के प्रभाव में
तो विपाटन अधिक होता है और किसी लिगेंड से कम होता है। इसके बारे में इसको कोई जानकारी नहीं थी। तीसरी बात, ये जो हमारी CFT थी, ये हमें ये नहीं बता पाई कि जो हमारे यौगिक हैं, जो हमारे सहसंयोजक यौगिक हैं, उनमें ऐसा क्यों हो रहा है कि लिगेंड की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, लिगेंड की उपस्थिति में ये जो विपाटन है, ये विपाटन कहीं अधिक हो जाता है और कहीं ज्यादा हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में भी हमारे इस थ्योरी से कोई जानकारी हमें नहीं मिल पाई। और इसके साथ साथ हमें यह भी नहीं पता लगा कि जो लिगेंड होते हैं उसमें केवल d ऑर्बिटल का विपाटन बताया, s और p का क्यों नहीं बताया, तो इसके बारे में भी ये जानकारी नहीं देता है। तो ये भी इसकी लिमिटेशन हो गई। तीसरी, ये मुख्य रूप से जो पाई बॉन्ड बनते हैं उनके बारे में कोई जानकारी नहीं देता कि पाई संकुल कक्षक जो होते हैं वो किस प्रकार से बनते हैं, जबकि सहसंयोजक यौगिकों में पाई संकुल कक्षक बनते हुए देखे जाते हैं। तो कई प्रकार के इसके अंदर भी क्या पाए गए, सीमाएं, लिमिटेशंस इसकी पाई गई। तो आज मैंने आपको CFT के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दी है और आपको ये कक्षा 12 के हिसाब से ये पर्याप्त आपके लिए जानकारी है। आशा करता हूं आपको CFT समझ में आ गई होगी। धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, देखते रहिए। थैंक यू।